सबसे पहले तो जो हमारे मेहमान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, हम सारे लोग जो जम्मू कश्मीर के यहाँ बैठे हैं, हम सब आपका वेलकम करते हैं। और एक ऐसे टॉपिक पे ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है और ऑर्गेनाइजर्स जिसकी सरबराही डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब और उनकी सारी टीम कर रही है। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि 21वीं सदी के उस सिनेरियो में जिसमें रिसर्च ने इतना सफ़र तय किया, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं अभी भी हम लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे सब के लिए एक सोचने का मुद्दा है। और जिस टॉपिक को आपने चुना है, रेंजलैंड मैनेजमेंट के, कहाँ से शुरू करें? जम्मू कश्मीर शायद वाहिद एक रियासत थी पहले, अब यूटी है, कि जहां पे पूरे मुल्क में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सिर्फ और सारी की सारी क्लाइमेटिक कंडीशन जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। इसलिए जब हम जम्मू कश्मीर का स्वाड एनालिसिस करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ भी दूसरे लोगों से अलग है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी दूसरे मुल्क के हिस्सों से अलग है, और हमारे जो थ्रेट्स हम लोगों के पास हैं वो उससे भी ज्यादा है। इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है कि हम अपने इन इलाका जात की, जिसके ऊपर ये वर्कशॉप की जा रही है, इसकी मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं, और उसके अंदर क्या डिफरेंट प्रोटोटाइप्स हैं कि शायद हमारी आईसीआर इंस्टीट्यूट ने जो इतनी लंबी बड़ी रिसर्च की, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने जो रिसर्च की, उसको हम आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के अंदर 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं, और उन 70% लोगों में से 85% लोग ऐसे हैं कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। और जब हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात करते हैं तो हमें उन लोगों के साथ कंपीट करना है जो कंट्री के अंदर पीजेंट फार्मिंग सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। वहां बहुत डिफरेंट किस्म की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर मोर देन 35% ऑफ जो एरिया है वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, और उस ऑर्गेनिक के बीच में ये जो हमारा रेंज लैंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर इसकी फरिश्त को हम गुरेज तलेल के इलाकों से शुरू करें, और जो भी हमारा ये रेंज पीर पंजाल का जो रेंज आता है, इसके अंदर जो लोग माइग्रेट होकर आते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट से जो लोग वापसी से आते हैं, उस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बीच में इन लोगों का बड़ा रोल है कि जिनको हमेशा हकारत की नजर से देखा जाता है। लेकिन इसकी मैनेजमेंट के लिए वो मुद्दे, वो मकासद हमारे पास नहीं है, और ये जो पहल रूरल डेवलपमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं मिल के कर रहे हैं, हम सब लोगों को इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस, खासकर अगर हम पहले कश्मीर की बात करें, यहां पे एक किस्म की साइल्स हैं। हम जुआ टनल को क्रॉस करें तो जो हमारा अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा है, उसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जरूरत है। वहां से चले अगर हम कठुआ, सांबा और जम्मू की बात करें तो डिफरेंट मैनेजमेंट की जरूरत है। फिर वहां से थोड़ा सा सफर और आगे करके जब राजौरी पुंछ में हम जाएं तो उससे अलग किस्म की लैंड मैनेजमेंट की जरूरत है, और हम सारे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिहाज से हो कि जमीन का ग्राउंड रिचार्ज कैसे बढ़ाना है, चाहे वो कंजर्वेशन मेजर्स हों कि जिनसे ऑटोमेटिकली जो हमारे कैचमेंट्स हैं वो इतने हेल्दी रहे कि जिस चीज का हम ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट आज देख रहे हैं, शायद 1970 की दहाई के बाद पहली बार हमारे रबी के दौरान में इतना लंबा ड्राई स्पेल हुआ, और जाके 27 जनवरी के बाद हमारे पास बर्फबारी हुई। और जो उस वक्त का ड्राई स्पेल हुआ, क्योंकि यहां अभी क्लाइमेट रेजिलेंट की बात हो रही थी, और उसका सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान है तो मेरे उन 85% किसान को है कि जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। सिर्फ कश्मीर की अगर बात करें तो 1,35,000 हेक्टेयर के ऊपर पैडी की काश्तकारी हुई है, और हमारा अगर यहां पैडी की क्रॉप जो है उसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है, अगर हम 20 जून से पहले उसको हार्वेस्ट ट्रांसप्लांटिंग उसकी ना करें
तो हमारे पास जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसको हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते, और उसका एक डायरेक्टली इंपैक्ट इस वक्त कि ये जो इस वक्त लंबा ड्राई स्पेल चल रहा है, इस ड्राई स्पेल की वजह से जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टिल्लर्स बनने थे, उसके बाद उनमें से जो स्पाइक्स निकलने थे, आज उस ड्राई स्पेल का जो इंपैक्ट है वो सारी वादी पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है। जम्मू डिवीजन के अंदर फिर थोड़ी सी बारिश बरसात हुई, लेकिन कश्मीर डिवीजन के अंदर शायद आज थोड़े से कुछ शावर जो थे वो हम लोगों को देखने को मिले। हमारे यहां पे जो मेज क्रॉप का ग्रोथ था, उस क्रॉप के लिहाज से हमारी मेज क्रॉप का ग्रोथ इतना स्टंट हो गया कि शायद जो वीड्स उसके ऊपर थे, उस वीड का ग्रोथ जो था हमारी मक्की की क्रॉप से ज्यादा उसके ऊपर हो गया। जहां तक पल्सीज का ताल्लुक था, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर एक ऐसी वाहिद जगह है कि जब मुल्क के अंदर सारा मॉनसून है, जम्मू डिवीजन में मॉनसून है, तो कश्मीर के अंदर जो मॉनसून नहीं होता था और जो टाइमली बारिशें कुछ मिलती थी, हम इरिगेशन फैसिलिटी को यूटिलाइज करके यहां से जो 1 लाख हमारे पास ग्रास एरिया अंडर वेजिटेबल था, वो यहां से सब्जियों की काश्तकारी करके हम उसको बाहर बेचते थे, जहां से हमारा किसान जो था वो अच्छा खासा पैसा कमाता था और उसकी रोजगार चलती थी। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पिछले साल एक प्रोग्राम को डिवाइस किया गया जिसका नाम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर 29 प्रोजेक्टों को मंदरेआम पे लाया गया। इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट वैसे हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर, ग्रासलैंड की डेवलपमेंट, कि हमारे पास जितनी हमारी कैटल पॉपुलेशन है, हमारे पास ग्रीन फॉडर की बहुत कमी है, कि हमारे जितने पॉस्चर्स हैं वहां से जो प्रोडक्टिविटी निकलती है, जो लोग माइग्रेट करके हमारे पॉस्चर्स में आते हैं कि वहां पे इतनी क्वालिटी के अंदर फॉडर नहीं मिलते हैं, उनकी इंप्रूवमेंट कैसे की जाए, और जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास 4 एग्रोस्ट्रोलॉजी के फार्म कायम किए गए, वो पहले से कायम है। और मुझे बताने में यह खुशी महसूस होती है कि चाहे हम ग्रास लैंड फॉडर इंस्टीट्यूट की बात करें कि इन लोगों के तावन से मिलकर आज हमारे कश्मीर के अंदर आड़ू का जो फार्म है, जिसके अंदर 55 ग्रासेस की वैसी वैरायटीज हम ग्रो कर रहे हैं। और मैं जो टीम बाहर से लोग आए हैं, और शायद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके आपसे, आपने फील्ड का विजिट रखा है, अगर आपका पहलगाम की तरफ जाना हो तो आड़ू फार्म में जो काम हम इस रेंज लैंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एक बार जरा उसको जरूर देख लीजिएगा। हमारे पास इसमें वैसे ग्रासेस भी हैं कि जिनकी हम 3 से 7 बार कटिंग भी लेते हैं। हमारे पास इसमें वैसे ग्रासेस भी हैं कि जिनके बीच में से हमारे जो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास जो हमारे ग्रास लैंड्स हैं, वो सीड जो है जब हम उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे तो हमारे जितने भी अपर रीचेज हैं ये सारे के सारे हेल्दी हो जाएंगे। और जब ये हेल्दी हो जाएंगे तो जब बारिश का कतरा जमीन पर पड़ेगा, उसका डायरेक्ट कंटेक्ट जमीन के साथ नहीं होगा, तो वो जो उसकी काइनेटिक फोर्स, वो जो जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ती है, वो हम लोगों को वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाने में हम लोगों को वो मदद करेगा। उसके बाद हम लोगों ने जीरो रन ऑफ कंसेप्ट भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहां से अपने जो हमारे देहरादून का सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है, हम अपने लोगों को यहां से वहां भेज के ट्रेनिंग करवाते हैं, जो वहां पहले 5.5 महीने और आज 3 महीने का जो डिप्लोमा होता है, और वहां से जो भी टेक्नोलॉजी हम लोगों को बताई जाती है, उस टेक्नोलॉजी को फील्ड में हम इंप्लीमेंट करने के लिए किसान के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये उस लेवल की कोशिश नहीं है कि जहां हम ये कह सकें कि हमने इस सारे एरिया के ऊपर वैसा कंट्रोल कर लिया है कि आज हम इस मैनेजमेंट, ये जो रेंज लैंड डेवलपमेंट है या जिसको सिल्वी पास्चर आप कह लेंगे, बेहतर होता कि अगर इस वर्कशॉप के लफ्ज के साथ लफ्ज सिल्वी पास्चर को भी जोड़ा गया होता तो शायद आम लोगों की समझ में ये और बात भी आती। क्योंकि हमें वैसे प्लांटेशन की भी जरूरत है, ग्रासेस के साथ हमें वैसी प्लांटेशन की भी जरूरत है, और खासकर लोकल वैसे श्रब्स की जरूरत है जो कि हम लोगों को इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के बीच में ज्यादा से ज्यादा मदद करें, और जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास प्रूवन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि होता यह है कि जिस तरीके से एक लंबा ड्राई स्पेल चला, उस लंबे ड्राई स्पेल चलने के बाद जब 27 जनवरी के बाद जो बर्फबारी हुई, हमारे कैचमेंट्स तो हेल्दी हुए, लेकिन जब फिर टेंपरेचर राइज हुआ, वो सारे का सारा पानी पिघल गया, और जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन उसका था, जो होना चाहिए था अगर ये नवंबर या दिसंबर में होता, वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता, वो हम उसको बढ़ा नहीं पाए। और आज जिसका नतीजा जो है कि यहां पे कितना लंबा ड्राई स्पेल हम लोगों को फिर दोबारा देखने को मिल रहा है। अगर हम एक वाटरशेड की बात कर ले, अभी मैं था नहीं, मैंने सर की एक बात ही सुनी कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई, उसके अंदर हमारे जो 5 कंपोनेंट्स थे,
चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिहाज से था, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर कमांड के लिहाज से था। उसके अंदर जो IWDP का पार्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने चेक डैम्स बनाने की कोशिश की, जितने भी हमारे फॉरेस्ट एंड पास्चर लैंड्स हैं। और बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट के लोग यहाँ पे, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रही हैं, वो उन वाटरशेड पे काम करते हैं। क्योंकि उसके लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मैंने चंदी माजरा और रेल माजरा का वाटरशेड देखा है, मैंने उसको स्टडी किया है। इन चीजों पे हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन जिस लिहाज से हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन, जिस लिहाज से, और एक दूसरा जो मेरे लिए एक विषय है, ये मैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग यहां बैठे उनको कहूंगा कि हम प्लांटेशन पे बहुत स्ट्रेस देते हैं, लेकिन कुछ प्लांटेशन हम वैसी प्लांटेशन आके लगाते हैं कि जिसके साथ हमारी कंपेटेबिलिटी जो है वो नहीं बैठती है। जैसे कि जिस वक्त किक्कर को एज रूट बाइंडर यहां इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत अच्छी बात है, साइल बाइंडर तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आया कि जहां जहां पे अभी हमारा सुलाई का जो शहद निकलता था, जिसके लिए कि हम लोगों को GI टैग मिला, उसके अंदर से जो उसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स जो उसके पड़े, सॉरी उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़े, उसकी वजह से हमारा वो प्यूमार जिसको हम बोलते हैं वो खत्म हो गया, क्योंकि वो शेडी प्लांट नहीं था। इस चीज पे भी स्ट्रेस दिया जाए कि इस कॉन्फ्रेंस से ये चीजें निकल के आए, ये रिकमेंडेशन निकल के आए कि हमारे पास जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, वो 1 क्लास से 8 क्लास तक जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, इस लैंड का इस्तेमाल, और शायद ये नेशनल लेवल पॉलिसी में जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा, हम आज देख रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो किस लिहाज से कन्वर्ट होकर नॉन एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है। और अगर ये थ्रेट वैसे रही तो हमारी वर्कशॉप्स, हमारी मेहनत, हमारे साइंटिस्टों का R&D जो है, ये सारे का सारा जाया होगा। अगर हम आज एग्रीकल्चर लैंड को नहीं बचा पाए तो रेंज लैंड मैनेजमेंट तो बड़ी दूर की बात है। आज जहां हम जिन चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बेहतरीन किस्म के फॉरेस्ट, बेहतरीन किस्म के पास्चर्स, लेकिन जिस वक्त अगर आज हम उनको जाएं देखने के लिए तो उसके अंदर जो कुछ हम दिन को जाके वहां छोड़ के आते हैं प्लास्टिक, शायद अगर सिर्फ वही हम साफ कर लें तो ये रेंज लैंड मैनेजमेंट के लिए एक सबसे बड़ा इंसाफ इसके साथ होगा। ये बातें मैं जोर देके इसलिए कह रहा हूं कि जिस वक्त यहां से ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट इस वर्कशॉप के बाद जो निकलेगा, जो रिकमेंडेशन जाएंगी, इसके बीच में इन तमाम चीजों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिहाज से हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के लिहाज से हो। यहां अभी मेरे काउंटर पार्ट डायरेक्टर एनिमल शीप हस्बेंड्री बैठे थे। सबसे ज्यादा मीट की कंजप्शन कश्मीर में, लेकिन सारे का सारा हम बाहर से लाते हैं। क्यों लाते हैं कि ये जो हमारे पास्चर्स, ये जो हमारी रेंज लैंड डेवलपमेंट के अंदर जो ग्रासेस की प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो प्रोडक्शन पूरी की पूरी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, और जिसके ऊपर हम लोगों को ये कोशिश करनी पड़ रही है कि हम बाहर से दूसरी चीजों को यहां पे लाएं। अभी तो मैं शायद शुरुआत की थी, लेकिन टाइम जो मेरा मखसूस है, मैं समझता हूं आपकी मजबूरी को, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको कह के मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा कि जो हम लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके अंदर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग, क्लाइमेट रेजिडेंट एग्रीकल्चर, इसके बारे में सभी लोगों ने बात की और सभी का शायद इत्तेफाक होगा। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एक मेजर कांस्टेंट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इन एरियाज के बीच में जो भेड़ बकरियां लोग लाते हैं, उसकी वजह से जो उसके पाँव की वजह से जो इरोजन होता है वो बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करने में। शायद बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में इल्म नहीं होगा। वो अच्छी बात है, क्योंकि जो वहाँ पर ग्रासेस होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो बड़ी शैलो होती है, और जो भेड़ बकरी के पाँव से जो इरोजन निकलता है वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए जो इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन हैं उसका, और फॉडर की जो बेसिक किस्म्स हैं, उन चीज़ों का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। दिस शुड बी द रिकमेंडेशन ऑफ दिस पार्ट। मैनेजमेंट लेवल, डिफरेंट लेवल्स हैं, हम जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अदारे हैं, हम सब जो है वो इस मैनेजमेंट का पार्ट हैं। और आप सभी लोगों ने शायद पूरे कंट्री के अंदर बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर चाहे वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन हो, चाहे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे यहाँ का वो जोग्राफियाई हालात हों कि हम डिफरेंट चीज़ें ग्रो क्या करते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ रूरल डेवलपमेंट के तमाम इस ऑर्गेनाइजेशन को कि MG निरगा की वजह से जो इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स आप लोगों ने अडॉप्ट की, हमारा बहुत सारा जो बैरन एरिया था, वो जो एरिया आज अंडर प्लो है,
और मैं बताना चाहता हूं कि शायद जो साइंटिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि जहां पैडी की प्रोडक्टिविटी नेशनल लेवल पर सिर्फ 30 क्विंटल पर हेक्टर है, वहीं कश्मीर के अंदर जो पैडी हम ग्रो करते हैं इट इज ऑन रिकॉर्ड 80 क्विंटल्स पर हेक्टर है। इसलिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जम्मू कश्मीर की साइज प्रोडक्टिव भी हैं, जम्मू कश्मीर की साइज फर्टाइल भी हैं। पूरे मुल्क के अंदर अगर किसी जगह साइल फर्टाइल हैं तो प्रोडक्टिव नहीं, अगर प्रोडक्टिव साइल हैं तो वो फर्टाइल नहीं। लेकिन हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये है, लेकिन मैनेजमेंट इन चीज़ों की जरूरत है, जिसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है। यहाँ नबार्ड कॉर्पोरेशन के लोग बैठे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि चाहे स्केल ऑफ फाइनेंस अप्रूव करने के लिहाज से हो, चाहे किसान को दूसरे लोन के लिहाज से हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से हो, हमारे बैंक्स भी इस चीज़ में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस एक जॉइंट पॉलिसी नेशनल लेवल से, चाहे वो एग्रीकल्चर पॉलिसी हो चाहे फॉरेस्ट पॉलिसी हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट लगे, जब तक इसके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिलेंस नहीं होगी तो हमारे वर्कशॉप्स वही जो इसके शुरुआत में हुई कि सिर्फ पेपरों तक महदूद रहेंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन स्लिप जो है वो साथ साथ में बड़े लोगों का टाइम है, सॉरी फॉर दैट। जो मैं अपना बात कहना चाहता था वो अभी शायद अधूरी है। जी सर। मैं आपको बता रहा हूं, आपने शायद वो प्रोजेक्ट उस वक्त देखा होगा जब वो प्रोजेक्ट कंसीव हुआ। सुने, जो प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन का फेस है, हर 6 महीने के बाद जिस इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है उस इंटरवेंशन से आउटकम और आउटपुट क्या होंगे, जो एनुअल प्लान बनते हैं, इसी को लिंक किया गया है। जो शॉर्टकमिंग उसके अंदर थी, वो JKCIP का जो प्लान अभी आया है, जो $217 मिलियन की वसादत से यहाँ पे चलेगा, वो सारे शॉर्टकमिंग जो है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, आई कांग्रेट्स यू। लेकिन उस चीज सारी को हम लोगों ने JKCIP के थ्रू उसको एड्रेस किया है इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि क्योंकि लगता है आपकी बातों से कि आपको ग्रास रूट लेवल पे आपने बहुत ज़्यादा और बहुत डिटेल तरीके से कार्य किया है। तो राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है।